चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बारी चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों की है, जहां चुनाव प्रचार सोमवार को शाम 5 बजे थम जाएगा, यानी कि आज थम जाएगा। इस चरण में रोहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में है। यहां पर बुधवार को वोटिंग होनी है। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली की सीटें भी शामिल है, जिसके चलते यह चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि यह गढ़ बहुत ही मजबूत होने वाला है। कांग्रेस की यहां पर से धाकड़ जीत होने वाली है। अवध इलाके के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने पर पता चलता है कि यहां के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही है। बता दें कि सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की कुल 60 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 सीट समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। शिवपाल सिंह यादव अब यूपी के बाकी बचे 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। गौर हो कि यूपी में बाकी बचे 4 चरणों में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों में है। इसमें शिवपाल और डिम्पल यादव के साथ ही राम गोपाल यादव को प्रचार की कमान सौंपी गई है। शिवपाल यादव अब बाकी के चरणों में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जगह दी गई है। यूपी में 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी 4 चरणों में मतदान होना बाकी है। कर्नाटक के जिस हिजाब विवाद की शुरुआत हुई वह अब देश के कई हिस्सों में पहुंच गया है। अब महाराष्ट्र के अकोला में एक नया मामला सामने आया है। इसमें एक 60 साल के बुजुर्ग ने एक महिला और उसकी बेटी को बुर्का हिजाब ना पहनने की धमकी दी। पुलिस ने बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। बालापुर थाने में कई स्थानीय लोग जमा हो गए। उन्होंने बुजुर्ग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एजेंसी की खबर के मुताबिक इंस्पेक्टर बालापुर भाऊराव घुगे ने बताया है कि एक 60 साल का बुजुर्ग एक महिला और उसकी बेटी को धमका रहा था कि बुर्का और हिजाब नहीं पहने। इस दौरान उसने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर पाबंदी लगाई गई है, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। यहाँ तक कि कई शिक्षण संस्थानों में टीचरों से भी हिजाब और बुर्के उतरवाने की घटनाएं सामने आई है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इसके अलावा समाज के दूसरे हिस्से में भी अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। सोने की कीमतों में पिछले काफी दिनों से उतार चढ़ाव लगातार जारी है। भारतीय सराफा बाजार में जहां 20 फरवरी को सोने के भाव में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 21 फरवरी को एक बार फिर सोने के भाव में तेजी देखी गई। सोने की कीमत 50,000 के पार हो गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज गोल्ड 0.001% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा। वहीं चांदी की कीमत आज 0.38% की कमी के साथ आगे है। बता दें कि अब आप सोने की शुद्धता चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है। BIS केयर ऐप से ग्राहक सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए सिर्फ सोने की शुद्धता की जांच ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी कोई भी शिकायत भी कर सकते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 16,051 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले 19.6% कम है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमणों की संख्या बढ़कर 4,28,38,524 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 206 लोगों की कोविड-19 से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,12,109 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 2,02,131 रह गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.47% रह गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.33% पर आ गया है। दशकों से कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार का गढ़ है। रायबरेली जिले में भी पार्टी इस बार कमजोर नजर आ रही। जी हां, आपको बता दें कि सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद है, लेकिन पार्टी की लगभग हर सीट पर दावेदारी कमजोर है। एक तरफ रायबरेली में अदिति सिंह भाजपा की टिकट पर उतरकर मजबूत चुनौती पेश कर रही है, तो वहीं हरचंद्रपुर से कांग्रेस से यहां पर राकेश सिंह भी अब भगवा दल को हो चले हैं। और ऊंचाहार में सपा नेता मनोज पांडे तीसरी बार विधायक बनने के बाद भी उतरे हैं। यहाँ भी मनोज पांडे को कांग्रेस से ज्यादा भाजपा की ही चुनौती देखने की स्थिति है। यही वजह है कि अब मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई है।
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी में भी इन दिनों विवाद देखने को मिला है। कुछ दिनों से पार्टी की अंदरूनी कलह बाहर आने लगी है। अब ममता बनर्जी ने 10 मार्च को नेशनल वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक बुलाई है। पहली बैठक शुक्रवार को हुई थी। ममता बनर्जी अब 2024 के आम चुनाव पर फोकस करना चाहती है और देश भर में पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इस बार वो गोवा में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मार्च को पार्टी की वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक नई दिल्ली में होगी। उस वक्त ममता बनर्जी दिल्ली में होगी। इस दौरान वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकती है। पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं से कहा था कि उन्हें केंद्र में ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। दिल्ली में इस बैठक के मद्देनजर राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की एक टीम तैयार की गई है, जिसमें महुआ मोइत्रा, सुखेंदु शेखर राय और काकोकी घोष दस्तीदार शामिल है। दस्तीदार अभी हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।